बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हो बच्चों? और पिछला लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कैंसर, प्रिंसिपल ऑफ कैंसर कीमोथेरेपी हमने इम्पोर्टेंट देखे। और कैंसर को समझा कि उसको अगर आपने फार्माकोलॉजिकली ट्रीट करना है तो उस कीमोथेरेपी के लिए बेसिकली आपके पास क्या क्या प्रिंसिपल्स होंगे। आज के लेक्चर से हम बाकायदा प्रॉपर एंटी कैंसर एजेंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास वाइज। एंड इन दिस कनेक्शन जो फर्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे आज वो है एंटी मेटाबोलाइट्स की। एज द नेम इंडिकेट स्टूडेंट्स के एंटी मेटाबोलाइट्स, इसका मतलब ये हुआ कि ये वो एजेंट्स हैं बेसिकली जो आपके मेटाबोलाइट्स के एंटी हैं। यानी देखो, वो नॉर्मल मेटाबोलाइट्स या वो नॉर्मल कंपाउंड्स जो कि बॉडी या सेल के अंदर नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं, उनके जो चीज़ अगेंस्ट काम कर रही है वो एंटी मेटाबोलाइट्स हैं। और यूजुअली जो ये एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये बेसिकली मेटाबोलाइट्स के जो नॉर्मल कंपाउंड्स बॉडी के अंदर होते हैं, फॉर एग्जांपल के कोई प्यूरिन या पायरिमिडीन वगैरह के जो प्रिकर्सर्स हैं, ये बेसिकली उनके साथ compete करते हैं, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स होते हैं। और एक्चुअली उन की जगह पर, उन मेटाबोलाइट्स की जगह ये खुद ले लेते हैं या उन कंपाउंड्स की जगह पर ये खुद टेक ओवर कर लेते हैं। और इस तरह से जो एक रिज़ल्ट प्रोडक्ट बनने जा रहा होता है वो फॉल्टी होता है या रॉन्ग प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सेल डेथ या सेल अरेस्ट हो सकती है। ठीक है, तो वही वाली बात जो इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि एंटी मेटाबोलाइट्स आर स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू नॉर्मल कंपाउंड्स दैट एग्जिस्ट विद इन द सेल. Generally, they interfere with the availability of normal purine or pyrimidine nucleotide precursor, either by inhibiting their synthesis or by competing with them in the DNA और RNA synthesis. उनके साथ compete कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ज़्यादातर ये उनके साथ compete कर रहे होते हैं, और या फिर ये उनकी synthesis में interfere कर सकते हैं। ठीक है, और एंटी मेटाबोलाइट्स के जो मैक्सिमम साइटोटॉक्सिक इफेक्ट्स हैं वो यूजुअली एस फेज में होते हैं। दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि दे आर सेल साइकिल स्पेसिफिक। ठीक है, इस रीज़न की वजह से हम उनको कहते हैं कि वो सेल साइकिल स्पेसिफिक हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलरली जो एस फेज़ है, सिंथेसिस वाला फेज़ है, जो हमने फेजेस की बात की थी, G0 है, G1, G2, एस फेज़, एम फेज़, मेटा फेज़ वाला, तो ये एस फेज़ में आमतौर पर एक्टिव होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि दे आर सेल साइकिल स्पेसिफिक। और सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक वो हैं जो कि किसी भी फेज़ पे एक्ट कर सकते हैं। ये हमने अपने पिछले लेक्चर में खासा डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस किया है। ओके, अच्छा, अब देखो यहाँ पर एंटी कैंसर एजेंट्स में जो आपके पास एंटी मेटाबोलाइट्स हैं वो फोलिक एसिड के भी मेटाबोलाइट्स होंगे आमतौर पर, प्यूरिन के भी होंगे और पायरिमिडीन के भी होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एजेंट्स यहाँ पर मेंशन है, मिथोट्रेक्सेट और पेमीट्रेक्सेड और प्रेलेट्रेक्सेड, ये वो एजेंट्स हैं जो कि फोलिक एसिड आपका जो एक विटामिन है, ये बेसिकली उस नॉर्मल कंपाउंड के एंटी मेटाबोलाइट के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, मेथोट्रेक्सेट तो बहुत कॉमन है, और अगर तुम लोगों को याद हो तो हम लोगों ने इसको अपने पिछले सेमेस्टर में भी डिस्कस किया था, जहां पर हम डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स को डिस्कस कर रहे थे। रूमेटॉइड के केस में भी हमने मेथोट्रेक्सेट को डिस्कस किया था, और पेपर में भी इसका मैंने कोई क्वेश्चन पूछा था, आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। ओके, तो आप लोग जानते हो कि फोलिक एसिड एक विटामिन है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, जहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ वन कार्बन यूनिट होता है, और ये ट्रांसफ़र बहुत ही एसेंशियल होता है सेल रेप्लिकेशन के लिए। ठीक है, यूजुअली क्या होता है कि फोलिक एसिड जो है डेट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डाइटरी सोर्स, एंड इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द इंटेस्टाइनल फ्लोरा। हमारे जो इंटेस्टाइन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का फ्लोरा है, ये वहाँ से भी प्रोड्यूस होता है। और
ये आपको डाइटरी सोर्स से भी मिलता है, ठीक है। एजेंट्स वही हैं जिनको हम एंटीफोलेट एजेंट कहेंगे अगर आपसे पूछा जाए। ऑफ कोर्स कि वो कौन से एजेंट हैं, वो मेथोट्रेक्सेट है, वो पेमिट्रेक्सेड है और प्रेलेट्रेक्सेट है, ठीक है। ये तीनों एजेंट्स यहाँ भी वही बताए गए हैं, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पहले आप लोग देख चुके हो कि बेसिकली ये स्ट्रक्चरली रिलेटेड हैं फोलिक एसिड से, एंड दे आर द एंटागोनिस्ट ऑफ द विटामिन बाय इनहिबिटिंग द मेमेलियन डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, यानी कि वो एंजाइम जो कि फोलिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है इसकी एक्टिव फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं टेट्राहाइड्रोफोलेट, ठीक है ना। क्योंकि जो डाईहाइड्रोफोलेट है, फोलिक एसिड की जो फॉर्म होती है वो इनएक्टिव है, और टेट्राहाइड्रोफोलेट इसकी एक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है। और इससे पहले हम लोग जहाँ इसको डिस्कस किया था हमने इन रिडक्टेजेस वगैरह को, तो हमने बैक्टीरियल सेल्स के अंदर बात की थी, ठीक है। सल्फोनामाइड वगैरह में ट्राइमेथोप्रिम और जो डाइहाइड्रोटेरोएट सिंथेटेज वगैरह की हमने बात की थी। लेकिन उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि मीथोट्रेक्सेट जो है वो आमतौर पर जो मेमेलियन सेल्स होते हैं वहाँ पर ये इस एंजाइम को ब्लॉक करता है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को, और इस तरह से जो एक्टिव फॉर्म होती है जिसको आप FH4 या टेट्राहाइड्रोफोलेट कहते हैं वो वहाँ पर नहीं बन सकती है, ठीक है। एंड दिस इनहिबिशन ऑफ, ये मैं आपको फिगर से भी बताती हूँ अभी, दिस इनहिबिशन ऑफ डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज कैन ओनली बी रिवर्स्ड बाय 1000 फोल्ड एक्सेस ऑफ नेचुरल सबस्ट्रेट, यानी कि डाईहाइड्रोफोलेट या फिर ल्यूकोवॉरिन, ठीक है ना। ये मैंने आपको पिछले सेमेस्टर में बताया था कि ल्यूकोवॉरिक जो कि दरअसल फोलिनिक एसिड होता है, आप उसको अगर एडमिनिस्टर करेंगे तो फिर इसको ओवरकम किया जा सकता है और फोलेट पूल जो है उसको आप रिप्लेनिश कर सकते हो, ठीक है। ल्यूकोवॉरिन वही वाली बात कि फोलिक एसिड है और ये N5 फॉर्माइल ग्रुप कैरिंग फॉर्म है टेट्राहाइड्रोफोलेट की, और इस तरह उस स्टेप को ये डायरेक्टली बाईपास कर देता है, ठीक है। ये चीज़ अब हम इस फिगर से देखते हैं इसके मैकेनिज्म को कि ये क्या है, और वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगी। इस पैराग्राफ को मैं यहाँ ख़त्म करती चलती हूँ कि मीथोट्रेक्सेट जो है ये एस फेज ऑफ सेल साइकिल में एक्टिव है, और पेमिट्रेक्सेट एक ऐसा एंटी मेटाबोलाइट है जिसकी मैकेनिज्म मेथोट्रेक्सेट से सिमिलर है। हाउएवर इन एडिशन टू इनहिबिटिंग डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इट आल्सो इनहिबिट द another enzyme and that is thymidylate synthase, ठीक है ना, and other enzyme which are involved in the folate metabolism as well as the DNA synthesis। और प्रेलिट्रेक्सेट जो है ये एक न्यू एंटी मेटाबोलाइट है, ये न्यू एजेंट्स है जो पुराने एडिशंस हैं उनको उनमें आपको शायद प्रेलिट्रेक्सेट का नाम ना मिले, और ये भी डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को बेसिकली ब्लॉक करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इन एजेंट्स के मैकेनिज्म को देखने के लिए इस फिगर पर चलते हैं जो यहाँ मेंशन की हुई है 46.9, और उससे फिर आपको इसका मैकेनिज्म बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। ओके, आइए देखते हैं। ये देखो बच्चों, ये आ गई है मेरे पास फिगर 46.9, और यहाँ पर आप इनका मैकेनिज्म देख सकते हैं। ये देखिए कि आपके पास डाइट से या फिर इंटेस्टाइनल फ्लोरा से बेसिकली आपके पास फोलेट आया है। ये फोलेट जो कि इनएक्टिव है ये आपके इस टारगेट सेल के अंदर गया, और ये फोलेट ने अब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना है। पहले ये डाईहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, और उसके बाद ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जो कि टेट्राहाइड्रोफोलेट है, और यहाँ पर आपके पास एंजाइम है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, वही वाला ही एंजाइम है आपके पास, ठीक है। ये देखिए अब ये टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है ये बेसिकली जो इसकी एक एक्टिव शक्ल है जिसको आप कहते हैं N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट, जो कि फर्दर इन्वॉल्व होता है एडिनिन, गोनिन, थाइमिडीन, मेथियोनिन और सीरीन वगैरह के फर्दर फॉर्मेशन में। तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, और इस दौरान आप ये देख सकते हैं कि ये वापस कन्वर्ट हो सकता है डाईहाइड्रोफोलेट में, और उस दौरान आपका ये जो डंप है ये कन्वर्ट हो जाता है DTMP में, यानी ये आपके पास मोनोफॉस्फेट फॉर्म है डीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट, और ये कन्वर्ट हो जाता है डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट में, ठीक है। और जाहिर है कि आपको पता है कि थाइमिडीन और ये सारे के सारे आपके DNA और RNA और आगे फिर प्रोटीन सिंथेसिस इन तमाम चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो ये मेथोट्रेक्सेट, अब मैं इसको रेड कलर से इंडिकेट करती हूँ, ये देखें
ये मेथोट्रेक्सेट है बेसिकली, ये देखिए इसने बेसिकली इस एंजाइम डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को ब्लॉक कर दिया और एज ए रिज़ल्ट आपके पास ये सारी एक्टिव चीज़ जब नहीं होगी तो फर्दर आगे के प्रोसेस भी नहीं होंगे, ठीक है। और जो ल्यूकोवॉरिन की मैं बात करी थी, जिसे हम कहते हैं ल्यूकोवॉरिन रेस्क्यू, N5 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट है बेसिकली इसका नाम, और इसको हम फोलेनिक एसिड भी कहते हैं। हम इसको यहाँ पर एडमिनिस्टर करते हैं और ये वाली जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये विच इज़ कन्वर्टेड टू N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट। और आप देखें कि जो रिडक्टेज वाला स्टेप है इससे ऊपर, मैं क्लियर करके दिखा रही हूँ, ये देखें जो रिडक्टेज वाला स्टेप है यहाँ पर, ये देखिए डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज वाला, इसने इसको बाईपास कर दिया और ये आप डायरेक्टली यहाँ एंटर करवा रहे हैं, जिसकी वजह से इस टॉक्सिसिटी को हम ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम चलते हैं बच्चों बैक अपने टॉपिक के ऊपर इस मैकेनिज्म के बाद, ठीक है। ये आ गए हमारे पास वही एजेंट्स और हम इनका मैकेनिज्म जो ये एंटीफोलेट हैं बेसिकली, इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये एक फिगर है, अभी आप इसमें देखेंगे कि तमाम के तमाम एंटी मेटाबोलाइट्स यहाँ मेंशन्ड हैं, जैसे मेथोट्रेक्सेट, 6-मरकैप्टोप्यूरिन, ये आगे अभी हम पढ़ेंगे। इनका रूट भी मेंशन है, इफेक्ट्स भी, एडवर्स इफेक्ट, इनके नोटेबल ड्रग इंट्रैक्शंस भी मेंशन है, मॉनिटरिंग पैरामीटर क्या होने चाहिए और इनके इंपॉर्टेंट नोट्स क्या होने चाहिए। ये टेबल आप यहाँ से गो थ्रू कर लें, इस फिगर में मेंशन है, ये सारी की सारी समरी है, ठीक है। और थेराप्यूटिक यूजेस क्या हैं एंटीफोलेट्स के, ये आप खुद पढ़ सकते हैं। इसको मैं फिर भी जल्दी से गो थ्रू करवा देती हूँ कि मेथोट्रेक्सेट आमतौर पर कॉम्बिनेशन में दिया जाता है और एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया में इफेक्टिव है, बर्किट लिम्फोमा में इफेक्टिव है चिल्ड्रन में, बर्किट लिम्फोमा बेसिकली एक नॉन हॉजकिन जो लिम्फोमा है उसकी टाइप होती है और आमतौर पर जो इम्यून सेल्स होते हैं ना, बी सेल्स जो होते हैं, बेसिकली ये उनका कैंसर है। इसी तरह से ब्रेस्ट कैंसर, ब्लैडर कैंसर, हेड और नेक कैंसर में इफ़ेक्टिव हैं। हम पढ़ चुके हैं कि लो डोजेस में मेथोट्रेक्सेट को इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में, जैसे सोरियासिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसकी मैं लेक्चर के शुरू में बात करी थी, क्रोन डिजीज़ वगैरह में भी देते हैं और इसकी क्लोज मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड होती है। टॉक्सिक इफेक्ट्स के लिए प्रेमिट्रेक्सेट की अगर मैं बात करूँ तो नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर में इफेक्टिव है, और प्रेलिट्रेक्सेट जो है ये रिलैप्स्ड या रिफ्रैक्टरी टी सेल लिम्फोमा में इफेक्टिव होता है, ओके। रेजिस्टेंस को अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस बेसिकली आ सकती है, क्यों आ सकती है, अगेन यहाँ एंजाइम का रोल है, तो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज के लेवल पर या फिर थाइमिडाइलेट सिंथेज के लेवल पर या जो फर्दर ग्लूटामाइलेटिंग एंजाइम्स हैं वहाँ पर ये सारा का सारा मसला हो सकता है। ये भी हो सकता है कि मेथोट्रेक्सेट जो पॉलीग्लूटामेट है वो उनकी लेवल्स वहाँ पर कम हो जाएं, किसी तरह से वो वहाँ अपनी कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं पहुँचा पा रहा है, उसकी ब्रेक डाउन बढ़ गई है, ठीक है, या कोई ईफ्लक्स मैकेनिज़्म आ गया है वहाँ पे। सम टाइम जो जीन होते हैं जो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को कोड करते हैं उनकी एम्प्लीफिकेशन भी हो जाती है, तो फिर डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज ज़्यादा होने लगता है और मेथोट्रेक्सेट वहाँ पर इनइफेक्टिव हो जाती है क्योंकि एंजाइम वहाँ पर एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और फार्माकोकाइनेटिक्स बेटे आप पढ़ लीजिए, एडवर्स इफेक्ट देख लीजिए। नेक्स्ट एजेंट हमारे पास जो कि 6-मरकैप्टोप्यूरिन है और ये गोनीन के सारे प्यूरिन्स वगैरह में ये सब ब्लॉक करते हैं। इनमें आप देखिए कि 6-मरकैप्टोप्यूरिन जो कि दरअसल थायोल एनालॉग है हाइपोजेंथीन का, ये है, और 6-मरकैप्टोप्यूरिन एंड 6-थायोगोनिन are the first purine analog to prove beneficial for the treatment of neoplastic disease। और एजाथायोप्राइन जो एक और एजेंट इम्यूनोसप्रेसेंट है, ये भी साइटोटॉक्सिक इफेक्ट रखता है आफ्टर कन्वर्जन टू 6-MP, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। एंड ये एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के रिमिशन की मेंटेनेंस के लिए यूज़ किया जाता है, और जो इसका लॉग एजाथायोप्राइन है वो क्रॉन डिजीज़ के ट्रीटमेंट में भी बेनिफिशियल है। क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसका, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे के सारे प्यूरिन एनालॉग हैं, तो इनका एंटी ल्यूकीमिक इफ़ेक्ट के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 6-MP पहले तो सेल के अंदर पेनिट्रेट करे, ठीक है ना। फर्स्ट इट पेनिट्रेट टू द टारगेट सेल, फिर ये कन्वर्ट हो जाए एक न्यूक्लियोसाइड एनालॉग 6-MP राइबोज फॉस्फेट में, जिसको हम 6-थायोइनोसिनिक एसिड या टिम्प भी कहते हैं। यानी कि इसकी जो फॉस्फेट फॉर्म है, मोनोफॉस्फेट फॉर्म, वो इसकी एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। और जो एंजाइम है यहाँ पे हाइपोजेंथीन
गोनीन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज HGPRT भी इसको कहते हैं। तो ये राइबोज फॉस्फेट का जो एडिशन है ये साल्वेज पाथवे से इस एंजाइम के थ्रू होता है। और होता ये है कि प्यूरिन सिंथेसिस कैसे ब्लॉक होगी कि जब एक्टिव फॉर्म यानी टिम्प में कन्वर्ट हो गया तो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो हैं वो बहुत सारे इसके जो प्यूरिन बायोसिंथेसिस के हैं और इनके जो इंटर कन्वर्जन है, उसके बाद जब ये टिम्प बनता है जो कि एक्टिव फॉर्म है, तो जो फर्स्ट स्टेप है जहाँ पर डी नोवो सिंथेसिस होती है प्यूरिन रिंग की, ये बेसिकली उसको ब्लॉक कर देता है। और सिर्फ उसको ही ब्लॉक नहीं करता बल्कि ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और ज़ैंथीन्यूरिक एसिड को भी, जो कि इनोसिनिक एसिड से बनते हैं, उनको भी ब्लॉक कर देता है। ठीक है, इसको भी फिगर से हम देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। और इसके अलावा फिर ये न्यूक्लिक एसिड में इनकॉर्पोरेट भी हो जाते हैं, जैसे ये जो टिम्प बना है ये थायोगोनिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, जिससे डाई और ट्राई फॉस्फेट की जो फॉस्फोराइलेशन होती है ये कन्वर्ट होने के बाद फिर आरएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो डीऑक्सीराइबो एनालॉग्स हैं जो बनते हैं वो फिर डीएनए में इनकॉर्पोरेट होंगे और नॉन फंक्शनल आरएनए या डीएनए बनेगा, क्योंकि गलत टाइप के जो प्यूरिन एनालॉग्स हैं वो बने हैं, रॉन्ग टाइप के, फॉल्टी टाइप के। और अगर वो इनकॉर्पोरेट होंगे तो डेफिनेटली नॉन फंक्शनल या रॉन्ग या फॉल्टी किस्म का आरएनए या डीएनए बनेगा। आइए देखें ज़रा, इसको भी हम फिगर से देखते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम फिगर से चेक करते हैं। ये है जनाब 6 मरकैप्टोप्यूरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और आप ये देखिए, अब आपको यहाँ से बहुत अच्छा समझ आएगा कि 6 मरकैप्टोप्यूरिन जो है ये देखिए ये कन्वर्ट होती है फॉस्फेट फॉर्म में। एंजाइम वही है हाइपोजेंथीन गोनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज HGPRT जिसको हम कह रहे थे। और ये 6 मरकैप्टोप्यूरिन यहाँ कन्वर्ट हो गया है 6 थायो इनोसिनिक एसिड में, जिसको हम टिम्प भी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर ये देखिए ये शुगर जो है यहाँ पर ये अटैच हो गई है। ठीक है, और ये टिम्प जो बना है अब ये आगे क्या कुछ कर सकता है, एक मिनट फिगर को और क्लियर कर दूँ। ये बन गया आपके पास 6 थायोइनोसिनिक एसिड। और ये टिम्प जो है आप देखें कि इनोसेनिक मोनोफॉस्फेट जो है ये उसको ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि IMP फर्दर फिर AMP और ZXMP जो होते हैं ये उनके ब्लॉकेड में फिर फर्दर, यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो एक्टिव फॉर्म है और जो जैंथोसिन मोनोफॉस्फेट है ये उसको भी बेसिकली ब्लॉक कर देते हैं। दूसरी तरफ ये जो TGMP होता है ये यानी गोनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है उसका फिर इनकॉर्पोरेशन RNA में करवा देता है। ठीक, और फीडबैक इनहिबिशन होगा फिर फॉस्फोराइबोसिल अमाइन सिंथेसिस का। ठीक है, यानी फीडबैक भी यहाँ पर इसका नेगेटिव इनहिबिशन आएगा और इसकी वजह से जो रिजल्टेंट RNA बनने जा रहा होगा वो फॉल्टी या रॉन्ग बनेगा। ठीक है बच्चों, अच्छा बेटे, रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ हो सकती है, इससे क्या क्या रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म हो सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं कि अगेन यहाँ पर इसकी कन्वर्जन है और एंजाइम भी इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर इनएबिलिटी हो सकती है बायो ट्रांसफॉर्मेशन में कि वो कॉरस्पॉन्डिंग जो न्यूक्लियोटाइड है वो ना बने। हो सकता है एंजाइम का लेवल डिक्रीज़ हो जाए या फिर डिफॉस्फोराइलेशन बढ़ जाए, ये भी हो सकता है। और इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म हो जाए ड्रग की टू थायोयूरिक एसिड या फिर किसी दूसरे मेटाबोलाइट्स में। ठीक है, फार्मेकोकाइनेटिक्स बच्चों आप पढ़ लें, असल में टॉपिक हमारा खासा लेंदी है। नेक्स्ट एजेंट जो है वो फ्लूडाराबीन है, और फ्लूडाराबीन 5 फॉस्फेट ऑफ 2 फ्लोरोएडेनिन अराबिनोसाइड है, जो कि अगेन प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड एनालॉग है। ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि ये क्या हैं, किसके एनालॉग्स हैं, ये आपको मस्ट पता होना चाहिए। किस किस ट्रीटमेंट में ये इफेक्टिव है, हेरी सेल ल्यूकीमिया में, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में। फ्लूडाराबीन बेसिकली एक प्रो ड्रग है, phosphate being removed in the plasma to form 2F-ara-A, which is taken up into the cells and again it is phosphorylated initially by deoxycytidine kinase। ठीक है, और एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो इसका नहीं पता, लेकिन फिर भी ये ख्याल किया जाता है कि जो इसकी ट्राईफॉस्फेट फॉर्म है जिस तरह बाकियों की बनती है वो इनकॉर्पोरेट हो जाती है DNA और RNA में, और एज ए रिज़ल्ट वहाँ पर
रॉन्ग टाइप के या फॉल्टी टाइप की फिर फर्दर सिंथेसिस होती है। ठीक, बाकी आप इसकी रेजिस्टेंस और काइनेटिक्स पढ़ लीजिए। नेक्स्ट एजेंट है क्लैड्रीबीन। क्लैड्रीबीन भी प्यूरीन एनालॉग है। अभी तक हम सब प्यूरीन एनालॉग पढ़ रहे हैं। ये जहाँ 5 फ्लोरोयूरेसिल शुरू होगा तो हम पायरिमिडीन पे आ जाएंगे, अदरवाइज ये सब प्यूरीन एनालॉग हैं। ये 2 क्लोरो डी ऑक्सी एडिनोसिन, या आप इसको क्लैड्रीबीन भी कह सकते हैं, और फ्लूडेराबीन के साथ इसके रिएक्शंस मिलते जुलते हैं, यानी उसी तरह ये फॉस्फोराइलेट होगी और साइटोटॉक्सिक फिर ही बनती है। इसका जो 3 प्राइम टर्मिनस है डीएनए का, वहाँ पर ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगी और इस तरह से फिर ये वहाँ पर जो प्रॉपर सिंथेसिस है उसको ब्लॉक कर देगी। ठीक बच्चों, ये पढ़ लें कि सीएसएफ में जाती है, कहाँ कहाँ इफेक्टिव है, थेराप्यूटिक यूजेस, ये सब आप पढ़ लीजिए और इसमें कुछ समझाने वाला ऐसा नहीं है। 5 फ्लोरोयूरेसिल 5FU पे हम आ जाते हैं। 5 फ्लोरोयूरेसिल पायरिमिडीन एनालॉग है, हैज़ अ स्टेबल फ्लोरीन एटम इन प्लेस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम एट पोजीशन 5 ऑफ यूरेसिल रिंग। और अगेन जो इसमें फ्लोरीन है वो इंटरफेयर करता है विद द कन्वर्जन ऑफ डी ऑक्सी यूरिडाइलिक एसिड के साथ और 2 थाइमिडाइलिक एसिड, यानी ये जो कन्वर्जन होनी होती है इसके साथ फ्लोरीन एटम बेसिकली 5 फ्लोरोयूरेसिल का इंटरफेयर करके जाहिर है कि सेल को डिप्राइव कर देता है, डेफिशिएंट करवा देता है थाइमिडीन से। और थाइमिडीन यू नो के डीएनए के सिंथेसिस में वेरी वेरी एसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 5 फ्लोरोयूरेसिल जो है ये बेसिकली ट्रीटमेंट ऑफ स्लोली ग्रोइंग सॉलिड ट्यूमर्स वगैरह में यूज़ होती है, जैसे ओवेरियन है, पेंक्रियाटिक है। ठीक है, और सुपरफिशियल बेसल सेल कार्सिनोमा में भी इफेक्टिव है। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिस्कस करते हैं। अगेन ये आपको फिगर्स बहुत अच्छा समझ में आएगा। इसके अपने अंदर ये याद रखिएगा कि 5 फ्लोरोयूरेसिल की अपनी एंटीन्यूप्लास्टिक एक्टिविटी नहीं है, ये कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट के जरिए सेल में एंटर होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जिसको 5 एफ डंप के नाम से हम कहते हैं, यानी फ्लोरो डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट में ये कन्वर्ट होता है और ये फिर कंपीट करता है डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट के साथ थाइमिडाइलेट सिंथेज एंजाइम के लिए और इस तरह से ये उसको बेसिकली ब्लॉक कर देता है। ठीक है, डीएनए में डेफिशिएंसी हो जाएगी थाइमिडीन की और वहाँ पर फिर थाइमिडीन लेस डेथ हो जाती है जिसकी वजह से ये वहाँ पर नहीं बनती है। ठीक है, इसको भी हम फिगर से देखते हैं और फिर आपको मैकेनिज्म इसका बहुत अच्छा क्लियर होगा। जी तो स्टूडेंट्स ये देखो, ये मैकेनिज्म ऑफ साइटोटॉक्सिक एक्शन दिया है यहाँ 5 फ्लोरोयूरेसिल का। ये देखिए, ये है 5 फ्लोरोयूरेसिल, इसमें फ्लोरीन या फ्लोराइड जो है वो यहाँ पर अटैच्ड है। ये एंटर हुआ है कैरियर डिपेंडेंट मैकेनिज्म से सेल के अंदर, फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज से ये कन्वर्ट हो जाएगा बेसिकली 5FUMP में, और नेक्स्ट एंजाइम जो यूरिडीन काइनेज है उससे फिर ये डाइफॉस्फेट फॉर्म में कन्वर्ट होगा और आगे ये जो एक्टिव फॉर्म है यानी 5 फ्लोरो डी ऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट 5 डंप हम जिसको कह रहे हैं, ये वो बना देगा जो कि फिर कंपीट करता है थाइमिडीन थाइमिडाइलेट सिंथेटेज के साथ फॉर थाइमिडीन। तो ये जो डी ऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होना होता है डी ऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट में, ये उस स्टेप को बेसिकली ब्लॉक करवाता है और इस तरह से आप देखें कि ये उस थाइमिडीन को जो कि नीडेड है डीएनए की सिंथेसिस और सेल ग्रोथ के लिए, ये उसको बेसिकली यहाँ पर ब्लॉक करवा देता है। ठीक है, तो याद रखें कि थाइमिडीन की बेसिकली डेफिशिएंसी करवा देता है ये, और इस तरह से ये इसका साइटोटॉक्सिक एक्शन है। ओके, और आप इसकी रेजिस्टेंस पढ़ लीजिए, काइनेटिक्स पढ़ लीजिए। नेक्स्ट एजेंट है हमारे पास कैप्साइटाबीन। कैप्साइटाबीन एक ओरल फ्लोरोपायरिमिडीन कार्बामेट है। अगेन ये सब पायरिमिडीन एनालॉग पढ़ रहे हैं हम। कोलोरेक्टल और मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर में ये इफेक्टिव है, ये भी एब्जॉर्ब होगा इटसेल्फ, ये नॉन टॉक्सिक है। अंडरगोज द एंजाइमेटिक रिएक्शंस और फिर ये हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी इसकी, 5 फ्लोरोयूरेसिल में हाइड्रोलाइज होगा। और अगेन जो थाइमिडीन फॉस्फोराइलेज है जो कि ट्यूमर में प्राइमरीली कंसनट्रेटेड होता है, ये वहाँ से बेसिकली कैटालाइज हो रहा होता है ये वाला स्टेप, और इस तरह से जो कैप्साइटाबीन है उसकी मैकेनिज्म
जो साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी है वो सेम हो जाएगी जस्ट लाइक 5-फ्लोरोयूरेसिल के लिए, ठीक है। बाकी चीज़ें आप इसकी पढ़ लीजिए और इस फिगर से आप इसको देख सकते हैं कैप्साइटाबीन का। ये देखिए, ये कैप्साइटाबीन है हमारे पास, और कैप्साइटाबीन जो कार्बोक्सिल ईस्ट्रेस के ज़रिए कन्वर्ट होता है और फिर साइटिडीन डीएमिनेस एंजाइम इस पर फर्दर एक्ट करता है, जिसकी वजह से थाइमिडीन फॉस्फोराइलेज एंजाइम से जाके 5-फ्लोरोयूरेसिल में फाइनली कन्वर्ट होता है। और आगे 5-फ्लोरोयूरेसिल को आप देख चुके हैं कि वो किस तरह थाइमिडीन का जो इफ़ेक्ट है वो ब्लॉक कराता है या थाइमिडीन लेस डेथ करा के उसकी डेफिशिएंसी करा के अपना साइटोटॉक्सिक एक्शन प्रोड्यूस करता है, ठीक है बच्चों। और कैप्साइटाबीन के बाद आपके पास साइटेराबीन है। साइटेराबीन को हम साइटोसिन अरेबिनोसाइड भी कहते हैं, यानी कि एरासी, और एरासी इसका दूसरा नाम है। अगेन ये पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट है और एक्यूट नॉन लिम्फोसाइटिक यानी जो माइलोजेनस ल्यूकीमिया होता है AML, उसमें ये इफ़ेक्टिव है। सेल में एंटर होगा कैरियर मीडिएटेड प्रोसेस से, जैसे कि दूसरे प्यूरिन और पैरामिडीन एंटागोनिस्ट होते हैं, डीऑक्सीसाइटिडीन काइनेज से और न्यूक्लियोकाइड अदर जो न्यूक्लियोटाइड काइनेजेस हैं उससे ये अपनी एक्टिव फॉर्म में यानी फॉस्फेट फॉर्म में आएगा, एरासीटीपी बन जाएगा और फिर ये इनहिबिट कर देगा DNA पॉलीमरेज को। इस तरह से जो चेन एलोंगेशन का स्टेप होता है वो यहाँ ब्लॉक हो जाएगा। रेजिस्टेंस आप पढ़ लीजिए, जाहिर है कि फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस में या ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस में इन तमाम चीज़ों में प्रॉब्लम हो सकती है। काइनेटिक्स देख लो बच्चों। एजासाइटिडीन नेक्स्ट एजेंट है हमारे पास जो कि एक पायरिमिडीन न्यूक्लियोसाइड है और ये एनालॉग है साइटिडीन का। पायरिमिडीन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग ऑफ साइटिडीन है और माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स में AML वगैरह के इसको यूज़ किया जाता है। एंड अगेन ये भी ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में कन्वर्ट होगा और इनकॉर्पोरेट होगा। बेसिक मैकेनिज्म सबका तकरीबन वही है कि यूजुअली ये एक्टिव होते हैं, फॉस्फेट फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और फिर ये RNA में या DNA के साथ इंटरफेयर हो जाते हैं। जेमसाइटाबीन एक और एनालॉग है न्यूक्लियोसाइड डीऑक्सीसाइटिडीन का एंड कॉमनली ये पैंक्रियाटिक कैंसर में और नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर में यूज़ किया जाता है। अगेन ये सबस्ट्रेट है डीऑक्सीसाइटिडीन काइनेज का, फॉस्फोराइलेट होगा पहले ये 2' डाई फ्लोरो डीऑक्सीसाइटिडीन ट्राईफॉस्फेट में, और इस ट्राईफॉस्फेट को आप यहाँ पर देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में। ये देखिए, ये जेमसाइटाबीन है और ये डीऑक्सीसाइटिडीन काइनेज का मैंने बताया कि सबस्ट्रेट है और ये यहाँ पर कन्वर्ट हो गया है 2' डाई फ्लोरो। ये आप देखिए यहाँ 2 फ्लोरो ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। और साइटिडीन ट्राईफॉस्फेट है क्योंकि यहाँ 3 फॉस्फेट ग्रुप आ गए हैं और ये अब एक्टिव फॉर्म हो गई है और ये इनहिबिट करेगी DNA की सिंथेसिस को, ठीक है बच्चों। इस टेबल को मैंने आपको बता दिया है कि आप गो थ्रू कर लीजिए और इसमें से आपको तमाम एंटी मेटाबोलाइट्स की समरी मिल जाएगी, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाएंगे। तो प्लीज़ गो थ्रू दिस समरी ऑफ द एंटी मेटाबोलाइट्स। ओके स्टूडेंट्स, इसमें इंपॉर्टेंट आपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद रखना है। ये फोलेट एंटागोनिस्ट हैं, प्यूरिन है या पायरिमिडीन है, ये याद रखना है। पर्टिकुलरली किस एंजाइम को टारगेट कर रहे हैं ये याद रखना है और इनके रेजिस्टेंस के यूजुअली मैकेनिज्म्स क्या हैं इनको आपने गो थ्रू करना है। फार्माकोकाइनेटिक्स को आप जर्नल देख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।